अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अपने इस यूट्यूब चैनल पे आपको वेलकम कहते हैं। और हम कर रहे हैं मैकेनिक्स बाय क्यूके गौरी की बुक का चैप्टर नंबर 12 और ऑर्बिटल मोशन जिसका नाम है, और उसका एक इंतहाई अहम टॉपिक जो कि केपलर्स लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन पर मुश्तमिल है, उसको आज हम स्टडी करेंगे। और याद रखें कि ये इस चैप्टर का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक समझा जाता है। और इसके बेसिकली 3 लॉज होते हैं केपलर्स के। तो सबसे पहले हम पहले लॉ को स्टडी करेंगे, केपलर्स फर्स्ट लॉ। तो केपलर्स फर्स्ट लॉ स्टूडेंट्स बेसिकली इसके जो क्वेश्चंस हैं वो कुछ इस तरह से आ सकते हैं कि एक तो हमारे पास क्वेश्चन आ सकता है कि स्टेट एंड प्रूव केपलर्स फर्स्ट लॉ। स्टेट एंड प्रूव केपलर्स फर्स्ट लॉ। और इसी तरह स्टूडेंट्स हमारे पास दूसरा जो इसका क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ वो आ सकता है इसकी स्टेटमेंट के बारे में आ सकता है कि इसकी स्टेटमेंट हमें दी जा सकती है कि इसकी ये स्टेटमेंट है और इसको प्रूव करें। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स इसी क्वेश्चन को हम अब सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम स्टेटमेंट लिखेंगे। तो स्टूडेंट हमारे पास इस केपलर के फर्स्ट लॉ की जो स्टेटमेंट है वो क्या है? ईच प्लैनेट डिस्क्राइब्स an ellipse with the sun as focus. With the sun as focus. ठीक है जी। तो स्टूडेंट ये हमारे पास इस केपलर के फर्स्ट लॉ की स्टेटमेंट है। और उसके बाद आइए इसको ज़रा प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट को समझते हैं, फिर इसके प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं। ईच प्लैनेट डिस्क्राइब्स एन एलिप्स विद सन एज फोकस, यानी कि फ़र्ज़ किया कि ये हमारे पास कोई एलिप्टिकल शेप है और सन हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, यानी कि सन के अराउंड हमारे पास जितने भी प्लैनेट्स जो हैं वो मूव करते हैं वो एलिप्टिकल शेप में मूव करते हैं। तो स्टेटमेंट में हमें ये बताया गया है कि सन के अबाउट जितने भी प्लैनेट्स मूव करते हैं उनकी जो मोशन होती है, जो रेवोल्यूशन होती है, वो रिवॉल्व जो करते हैं वो एलिप्टिकल शेप में करते हैं, एलिप्स की शक्ल में करते हैं। और हर लिहाज से फ़र्ज़ किया यहाँ पे एक प्लैनेट हमारे पास पड़ा हुआ है। तो स्टूडेंट जहाँ पर भी हमारे पास प्लैनेट होगा वो उसका यानी कि एलिप्स के हर पॉइंट के ऊपर से सन तक जो फोकस होगा वो एक ही फोकस होगा। ठीक है, यानी कि फोकस हमारे पास सन की तरफ ही होगा। ठीक है जी। तो इसको स्टूडेंट हमने प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है उसकी मदद से स्टूडेंट हम इसको प्रूव करेंगे। बाय न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के मुताबिक स्टूडेंट अगर हम जो कैपिटल एम है उसको हम कह दें मास ऑफ सन, तो फ़र्ज़ कर लिया कि हमारे पास
एम जो है कैपिटल एम वो मास ऑफ द सन है, और स्टूडेंट जो स्मॉल एम है उसको हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि वो जो स्मॉल एम है वो हमारे पास मास ऑफ प्लेनेट है। मास ऑफ द प्लेनेट, ठीक है जी। तो इसी तरह स्टूडेंट हमारे पास अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन या सेकंड लॉ ऑफ मोशन, हमारे इनफैक्ट स्टूडेंट सेकंड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक स्टूडेंट हम क्या कहेंगे कि जो एफ होती है वो हमारे पास क्या होगी, जी एम इंटू आर स्क्वायर, ठीक है जी। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, और इसके मुताबिक स्टूडेंट अगर हम ऐसे कर लें कि मास जो है वो इधर ला के डिवाइड कर दें फोर्स के साथ, तो क्या आ जाएगा, एफ इज़ इक्वल टू सॉरी एफ ओवर एम इज़ इक्वल टू जी एम ओवर आर स्क्वायर, ठीक है जी। तो इसके अलावा स्टूडेंट अब आप जानते हैं कि जो हमारे पास इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट थी वो क्या थी, वी नो डैट डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट in polar form is डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट हमारे पास स्टूडेंट्स क्या होती है, एफ ओवर एम इज इक्वल टू एच स्केयर यू स्केयर इंटू डी स्केयर यू ओवर डी थीटा स्केयर प्लस यू, ठीक है जी। तो स्टूडेंट ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट है। तो इसके मुताबिक अब स्टूडेंट इसको कह लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको कह लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, ठीक है जी। तो बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 तो स्टूडेंट्स अगर हम दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें तो क्योंकि दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी हम इक्वल कर लेंगे। तो इसको पहले लिख लेते हैं एच स्केयर यू स्केयर यहाँ एच स्केयर यू स्केयर इंटू डी स्केयर यू ओवर डी थीटा स्केयर प्लस यू इज इक्वल टू जी कैपिटल एम ओवर आर स्केयर, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि 1 ओवर आर जो है वो क्या होता है, वो यू के इक्वल होता है, ठीक है जी। तो इसके मुताबिक अगर हम इसको यू की शक्ल में ले जाएं, ठीक है, या इसको हम यू की शक्ल में ले जाएं तो क्या हो जाएगा, ये 1 ओवर आर स्केयर है ना, तो 1 ओवर आर स्केयर हमारे पास स्टूडेंट क्या हो जाएगा, ये यू स्केयर के इक्वल हो जाएगा। तो ये आ जाएगा एच स्केयर यू स्केयर इंटू डी स्केयर यू ओवर डी थीटा स्केयर प्लस यू इज इक्वल टू जी एम, और स्टूडेंट क्योंकि ये 1 ओवर आर स्केयर है तो ये 1 ओवर आर स्केयर किसके इक्वल होगा, यू स्केयर के इक्वल होगा, ठीक है जी। तो स्टूडेंट ये यू स्केयर और ये यू स्केयर आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये क्या आ जाएगा, एच स्केयर इंटू डी स्केयर यू ओवर डी थीटा स्केयर प्लस यू इज इक्वल टू जी एम, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स अब अगर हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ें तो नेक्स्ट स्टेप में अगर हम जी भी कांस्टेंट है एम भी कांस्टेंट है, तो जी और एम को अगर हम कांस्टेंट ले लें, ठीक है जी, लेट जी एम इज इक्वल टू, अगर हम किसी कांस्टेंट के इक्वल इसको रख दें तो म्यू के इक्वल अगर हम रखें तो क्या आ जाएगा, ये स्टूडेंट्स ये आ जाएगा एच स्केयर इंटू डी स्केयर यू ओवर डी थीटा स्केयर प्लस यू इज़ इक्वल टू, यहाँ पे स्टूडेंट्स आ जाएगा म्यू, ठीक है जी।
तो उसके बाद स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, इसको ज़रा लिखते हैं, फिर इसको मज़ीद हल करने की कोशिश करेंगे। तो जी हाँ स्टूडेंट्स, अब हमारे पास ये सिचुएशन क्या बन गई है, एच स्केयर इंटू डी स्केयर यू ओवर डी थीटा स्केयर प्लस यू इज इक्वल टू म्यू। अब स्टूडेंट्स एच स्केयर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा डी स्केयर यू ओवर डी थीटा स्केयर प्लस यू इज इक्वल टू म्यू, और ये एच स्केयर इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा म्यू ओवर एच स्केयर। ठीक है जी। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास डी स्केयर यू प्लस यू इज इक्वल टू म्यू ओवर एच स्केयर आ गया है। तो स्टूडेंट्स ये टर्म जो है इस साइड पे लेके जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगी, तो ये आ जाएगा डी स्केयर यू ओवर डी थीटा स्केयर प्लस यू, और ये टर्म इधर माइनस होगी तो ये आ जाएगा म्यू ओवर एच स्केयर इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। अब स्टूडेंट्स ये u माइनस म्यू ओवर एच स्केयर को ज़रा एक ही ब्रैकेट में कर लेते हैं और इसको लेट कर लेते हैं किसी और वेरिएबल के इक्वल, फ़र्ज़ किया v के इक्वल इसको लेट कर लेते हैं, ये आ जाएगा u माइनस म्यू ओवर एच स्केयर इज इक्वल टू v। ठीक है जी। अब दोनों तरफ अगर हम डिफ्रेंशिएट करें, दो दफ़ा डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं ताकि डी स्केयर यू ओवर डी थीटा स्केयर की वैल्यू निकल सके। एक दफ़ा डेरिवेटिव लेंगे तो ये आ जाएगा डी यू ओवर डी थीटा, इसको लिख लेते हैं डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये आ जाएगा डी यू ओवर डी थीटा, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट 0 हो जाएगा, और इधर ये आ जाएगा डी वी ओवर डी थीटा। तो एक दफ़ा फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे स्टूडेंट्स, तो ये क्या आ जाएगा, अगेन डिफ्रेंशिएट किया जाएगा विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा डी स्केयर यू ओवर डी थीटा स्केयर इज इक्वल टू डी स्केयर वी ओवर डी थीटा स्केयर। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हम डी स्केयर यू ओवर डी थीटा स्केयर की जगह डी स्केयर वी ओवर डी थीटा स्केयर लिख लेंगे, डी स्केयर वी ओवर डी थीटा स्केयर प्लस यू माइनस म्यू ओवर एच स्केयर की जगह वी लिख लेंगे, ये आ जाएगा वी इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। अब स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम सेकंड डेरिवेटिव, क्योंकि दो दफ़ा डेरिवेटिव लिया हुआ है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं डी स्केयर प्लस 1, और यहाँ से कॉमन ले लेंगे v इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। तो स्टूडेंट अब मज़ीद अगर हम देखें तो ये क्या आ जाएगा, इसकी करैक्टरिस्टिक इक्वेशन बना के इसको सॉल्व करते हैं। इट्स करैक्टरिस्टिक्स इक्वेशन इज़ क्या आ जाएगी, डी स्केयर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। तो ये 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा डी स्केयर इज इक्वल टू -1, और डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस आयोटा। ठीक है जी। अब स्टूडेंट्स याद रखें कि अगर हमारे पास डी जो है ये ए प्लस बी आयोटा की शक्ल में आ जाए, ठीक है जी, तो हम इसको किस तरह से लिखते हैं, ये वी की शक्ल में है तो इधर वी लिख लेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लिखते हैं C1 इंटू कॉस, और लिख लेंगे जी थीटा का, थीटा वेरिएबल था जिसके लिए आज हमने डिफ्रेंशिएट किया था, तो थीटा के साथ ये जो बी है वो स्टूडेंट्स हम लगाते हैं बी थीटा प्लस C2 इंटू साइन बी थीटा। ठीक है जी। और इसके अलावा ई की पावर ये ए थीटा लिखा करते हैं। ठीक है जी स्टूडेंट्स। तो अब इसी तरह यहाँ पे अगर देखें, ये हमारे पास क्या है, डी इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस आयोटा, तो ए की जगह 0 लिखेंगे और बी की जगह हम 1 लिखेंगे। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा v इज इक्वल टू C1 कॉस 1 है यहाँ पे, तो 1 थीटा ही आ जाएगा, प्लस C2 इंटू साइन, थीटा की जगह
थीटा थीटा के साथ वन आएगा क्योंकि इमेजिनरी नंबर वन है तो ये थीटा आ जाएगा। और ई की पावर रियल नंबर क्या है जी, ज़ीरो इंटू थीटा। ठीक है जी, रियल फॉर्म में ज़ीरो है वैल्यू तो यहाँ पे ज़ीरो आ जाएगा। ठीक है जी, तो स्टूडेंट्स अब ये हम लिख लेंगे v इज़ इक्वल टू सी वन कॉस थीटा प्लस सी टू साइन थीटा और ई की पावर ज़ीरो थीटा, ई की पावर ज़ीरो आ जाएगा, ई की पावर ज़ीरो वन होता है तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा v इज़ इक्वल टू सी वन कॉस थीटा प्लस सी टू साइन थीटा और ई की पावर ज़ीरो वन, वन इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो यही आ जाएगा। ठीक है जी, अब स्टूडेंट्स हमारे पास ये इसको कहते हैं हमारे पास कम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन। ठीक है जी, तो इसके पर्टिकुलर सॉल्यूशन को अगर हम सेट कर लें, किस तरह से सेट कर लें वो मैं आपको बताता हूँ कि बाय सेटिंग तो स्टूडेंट्स अब इसके दो तरीके हैं। एक तो आप इसको सेट कर सकते हैं v इज इक्वल टू ए cos थीटा के करके, और दूसरा स्टूडेंट आप ये काम कर सकते हैं कि इसको आप c1 को ले लें a cos अल्फ़ा और c2 को ले लें a साइन अल्फ़ा। ठीक है जी, आप दोनों हरबे जो हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट मैं यहाँ पे c1 इक्वल ले लूँगा a cos अल्फ़ा के और c2 ले लूँगा, c2 इज़ इक्वल टू ये ले लूँगा स्टूडेंट मैं a साइन अल्फ़ा के इक्वल। ठीक है जी, तो स्टूडेंट इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, v इज़ इक्वल टू, इसको हम मज़ीद ऊपर कर लेते हैं तो ये आ जाएगा v इज़ इक्वल टू c1 की जगह आ जाएगा a cos थीटा और साथ आ जाएगा cos अल्फ़ा प्लस c2 की जगह a साइन अल्फ़ा और साइन थीटा। तो स्टूडेंट यहाँ पे ये हमारे पास किसका फार्मूला लग गया, ये cos अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला बन जाएगा। cos अल्फ़ा माइनस बीटा क्या होता है, cos अल्फ़ा माइनस बीटा इज़ इक्वल टू cos अल्फ़ा cos बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। ठीक है जी, तो यहाँ पे स्टूडेंट हम इसको लिख सकते हैं, ए कॉमन ले लेंगे तो इसको लिख सकते हैं जी cos अल्फ़ा की जगह स्टूडेंट हम थीटा रख लेते हैं और बीटा की जगह क्या रख लेंगे, अल्फ़ा रख लेंगे। ठीक है जी, तो ये आ जाएगा v इज़ इक्वल टू ए cos थीटा माइनस अल्फ़ा। ठीक है जी, तो स्टूडेंट अगर हम देखें तो अगर हम इसको रोटेट करें थ्रू रोटेट द इनिशियल लाइन थ्रू एन एंगल अल्फ़ा, तो हमारे पास जो अगर इसको हम रोटेट करें तो ये क्या बन जाएगी, इक्वेशन जो है वो बन जाएगी v इज़ इक्वल टू ए cos थीटा बन जाएगी। ठीक है जी, तो स्टूडेंट एक लाइन यहाँ पे लिख लेते हैं, इफ़ वी रोटेट द इनिशियल लाइन, अगर इनिशियल लाइन को अगर हम रोटेट करें अबाउट एन एंगल अल्फ़ा, तो अबव इक्वेशन क्या बन जाएगी, देन अबव इक्वेशन बिकम्स, तो स्टूडेंट ये बन जाएगी v इज़ इक्वल टू ए, ये हमारे पास स्टूडेंट cos थीटा माइनस अल्फ़ा है तो ये cos थीटा ही हो जाएगा, a cos थीटा आ जाएगा हमारे पास। तो स्टूडेंट v इज़ इक्वल टू ए cos थीटा हमारे पास ये आ गया है। और v आप जानते हैं कि हमने किसके इक्वल रखा था स्टूडेंट, v हमने रखा था u माइनस म्यू ओवर एच स्क्वायर। ठीक है जी, तो यहाँ से आगे हम क्या करेंगे, v की जगह लिखेंगे u माइनस म्यू ओवर एच स्क्वायर। ठीक है जी, u की जगह क्या लिख लेंगे, u माइनस म्यू ओवर एच स्क्वायर। ठीक है जी, v
बट v इज इक्वल टू u माइनस म्यू ओवर एच स्केयर। तो स्टूडेंट यहाँ पे अगर u माइनस म्यू ओवर एच स्केयर रखें v की वैल्यू, और आगे हमारे पास क्या है a cos थीटा, तो और इसका एलसीएम लें पहले, तो क्या आ जाएगा, एलसीएम लेंगे तो एच स्केयर आ जाएगा, एच स्केयर इंटू यू माइनस म्यू इज इक्वल टू a cos थीटा। अब स्टूडेंट ये एच स्केयर इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा एच स्केयर यू माइनस म्यू इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाई एच स्केयर इज इंटू कॉस थीटा। ठीक है जी। अब स्टूडेंट म्यू यहाँ पे माइनस है, इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो स्टूडेंट हमारे पास ये क्या बन जाएगा, एच स्केयर यू इज इक्वल टू ए एच स्केयर इंटू कॉस थीटा माइनस म्यू इधर आके प्लस म्यू हो जाएगा। ठीक है जी। तो स्टूडेंट अब हमारे पास दो काम किए जा सकते, एक काम तो ये किया जा सकता है कि हम सारी वैल्यू को म्यू के साथ डिवाइड कर दें। तो डिवाइडिंग बाय म्यू, डिवाइड बोथ साइड्स बाय म्यू, तो दोनों साइडों पे अगर हम म्यू के साथ डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा एच स्केयर यू ओवर म्यू इज इक्वल टू ए एच स्केयर कॉस थीटा ओवर म्यू प्लस म्यू ओवर म्यू, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा एच स्केयर यू ओवर म्यू इज इक्वल टू ए एच स्केयर कॉस थीटा ओवर म्यू प्लस 1। अब स्टूडेंट इसको इक्वेशन नंबर, हमारे पास इक्वेशन अभी तक यूज़ हुई हैं, दो इक्वेशन बनी हैं, तो ये इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देते हैं इसको। ठीक है जी। अब इक्वेशन नंबर 3 ये बन गई स्टूडेंट्स हमारे पास, तो अब इसको हम क्या कर लेंगे, ये u को मैं लिख सकता हूँ 1 ओवर r। ठीक है जी। तो u को भी r की शक्ल में चेंज करते हैं, तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा एच स्केयर ओवर म्यू और u की जगह आएगा 1 ओवर r। ठीक है जी। और इज इक्वल टू 1 प्लस 1 मैंने पहले लिख लिया, ए एच स्केयर ओवर म्यू इंटू कॉस थीटा बाद में लिख लिया। अब स्टूडेंट अब हम इसको क्या कर सकते हैं, ये म्यू के नीचे भी आर को लिखा जा सकता है, तो हम क्या कर लेंगे एच स्केयर ओवर म्यू ओवर आर, ये बाद में दोबारा क्योंकि मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये आ जाएगा इज इक्वल टू 1 प्लस ए एच स्केयर ओवर म्यू इंटू कॉस थीटा। ठीक है जी। स्टूडेंट ये म्यू के साथ कैसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, याद रखें कि एच स्केयर ओवर म्यू जो है ये डिवाइड हो रहा है आर के साथ। ठीक है। इसको मल्टीप्लाई की शक्ल में करेंगे, ये 1 ओवर आर हो जाएगा, तो ये वही शक्ल बन जाएगी। ठीक है। इसलिए हम इसको आर के नीचे भी लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट हमारे पास कोनिक की जो हमारे पास जो शेप है वो हमारे पास क्या है, एलिप्स की जो शेप है पोलर फॉर्म के अंदर वो क्या है। अब इसको अगर हम कंपेयर करेंगे स्टूडेंट्स, कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कोनिक। ठीक है जी। अगर इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कोनिक के साथ कंपेयर करें, जो कि क्या होती है, याद रखें एल ओवर आर इज इक्वल टू 1 प्लस इसेंट्रिसिटी इंटू कॉस थीटा। ठीक है जी। ये हमारे पास कोनिक की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। ठीक है जी। तो इसके मुताबिक हमारे पास स्टूडेंट ये जो एल आया है वो क्या आ गया है, एच स्केयर ओवर म्यू, विच मीन्स एल हमारे पास स्टूडेंट क्या आ गया, एच स्केयर ओवर म्यू, और ये हमारे पास एच स्केयर ओवर ठीक है जी, एल एच स्केयर ओवर म्यू, और ई हमारे पास क्या आ जाएगा, काज के साथ ये लिखा हुआ है ए एच स्केयर ओवर म्यू। तो ये सेंट्रिसिटी जो है एलिप्स की, क्योंकि 1 से लेस होती है तो इसको
1 से लेस होना चाहिए। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास इसका जो प्रूफ था, जो हमें प्रूव करना था। जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक की बेसिकली हमने बनानी थी, या एलिप्स की जनरल फॉर्म बनानी थी। तो ये था हमारे पास पहले केपलर्स लॉ का प्रूफ। ठीक है जी। तो स्टूडेंट इसके बाद अब एक छोटी सी डेफिनेशन डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद केपलर्स सेकंड लॉ और थर्ड लॉ की जानिब हम चलेंगे। ठीक है जी। तो स्टूडेंट एरियल वेलोसिटी की पहले डेफिनेशन डिस्कस करते हैं आपके साथ। एरियल वेलोसिटी, जी हाँ। तो स्टूडेंट्स हमारे पास एरियल वेलोसिटी जो है वो क्या होती है? द एरिया स्वेप्ट आउट, द एरिया स्वेप्ट आउट by the radius vector per unit time of a particle moving in a central orbit is called the aerial velocity of the particle. तो जी हाँ स्टूडेंट्स, एरियल वेलोसिटी के बारे में अभी हम सीखेंगे कि एरियल वेलोसिटी जो है ये स्टूडेंट हमारे पास क्या होती है। तो याद रखें कि जो एरियल वेलोसिटी है हमारे पास, वो हमारे पास क्या है? द एरिया स्वेप्ट आउट बाय रेडियस वेक्टर इन पर यूनिट टाइम। ठीक है जी। पर यूनिट टाइम ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ सेंट्रल ऑर्बिट। यानी कि स्टूडेंट फ़र्ज़ किया कि ये हमारे पास एक इलिप्स है। ठीक है जी। ये हमारे पास फ़र्ज़ किया कि एक इलिप्स है, यहाँ पे कोई सन हमारे पास मौजूद है। ठीक है जी। और यहाँ पे कोई ऑर्बिट जो है, ऑर्बिट के अंदर हमारे पास जो प्लैनेट है वो मूव कर रहा है। ठीक है जी। तो वही वो कह रहा है कि यहाँ से हमारे पास सेंटर से एक पार्टिकल है। ठीक है जी, जो कि मूव कर रहा है। फ़र्ज़ किया वो कोई प्लैनेट भी हो सकता है। ठीक है जी। वो मूव कर रहा है, तो पर यूनिट टाइम जो पार्टिकल सेंट्रल ऑर्बिट के अंदर मूव करेगा, ठीक है जी, रेडियस वेक्टर भी इसको कह सकते हैं। ये रेडियस वेक्टर जो है पर यूनिट टाइम जो मूव करेगा उसको हम क्या कहेंगे? उस और जितनी स्पीड के साथ ये मूव करेगा उस स्पीड को या उस वेलोसिटी को हम क्या कहेंगे? एरियल वेलोसिटी। अब इसको आप इस तरह भी देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक आपके पास ये एक रेडियस वेक्टर है। यहाँ भी अगर हम एक और रेडियस वेक्टर ड्रा कर लें तो स्टूडेंट हमारे पास ये एरिया आ जाएगा। ठीक है जी। इसी तरह यहाँ पर भी अगर हम ये इसी तरह का एक पार्टिकल है, फ़र्ज़ किया मूव कर रहा हो, यहाँ पे भी अगर ये मूव कर रहा हो तो हम इसको क्या कह सकते हैं? स्टूडेंट इसको हम कह सकते हैं एरियल वेलोसिटी। ठीक है जी। तो जी हाँ, हमारे पास स्टूडेंट्स उम्मीद है कि आपको ये एरियल वेलोसिटी की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। एक पार्टिकल जो कि पर यूनिट टाइम, यानी कि एक रेडियस वेक्टर जो कि पर यूनिट टाइम मूव कर रहा है सेंट्रल ऑर्बिट के अंदर, उसको हम क्या कहेंगे? एरियल वेलोसिटी कहेंगे। ठीक है जी। तो आइए आप केपलर्स सेकंड लॉ की तरफ मूव करते हैं। यहाँ तो स्टूडेंट्स अब हम केपलर्स सेकंड लॉ को आप पढ़ेंगे। तो केपलर्स सेकंड लॉ, यहाँ तो स्टूडेंट इसका भी हमारे पास जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से आ सकता है कि स्टेट एंड प्रूव केपलर्स सेकंड लॉ। स्टेट एंड प्रूव केपलर्स सेकंड लॉ। या फिर स्टूडेंट इसके अलावा हमारे पास क्वेश्चन आ सकता है इसका, शो डैट एरियल वेलोसिटी इज़ कांस्टेंट। ठीक है जी।
show that aerial velocity is constant इसके अलावा स्टूडेंट हमारे पास इस तरह से भी इसकी स्टेटमेंट जो है वो आ सकती है कि द एरियल स्पीड ऑफ रेडियस वेक्टर इन एनी ऑर्बिट इज़ कांस्टेंट। ठीक है जी, इस स्टेटमेंट को वो इस तरह से भी लिख के दे सकता है कि द एरियल स्पीड of radius vector in any orbit is constant। इसके अलावा स्टूडेंट हमारे पास इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से भी दी जा सकती है कि the radius vector drawn from the sun, the radius vector drawn from the sun to the planet sweeps out equal areas in equal times, या फिर show that dA over dt is equal to constant। ठीक है जी स्टूडेंट्स, इस तरह से कुछ इसकी स्टेटमेंट्स जो हैं वो आ सकती हैं। तो स्टूडेंट्स अब याद रखें कि हमारे पास एरियल वेलोसिटी को ऑलरेडी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो आइए इसके प्रूफ की तरफ डायरेक्टली बढ़ते हैं। इसका जो प्रूफ है वो स्टूडेंट हमारे पास किस तरह से बनेगा, एक डायग्राम मैं आपके साथ ड्रॉ करता हूँ। डायग्राम में आपको ड्रा करके दिखाता हूँ कि फ़र्ज़ किया यहाँ पे हमारे पास कोई एक कर्व है जो मूव कर रही है। यहाँ फ़र्ज़ किया जी वो पी पॉइंट पे थी और उसका रेडियस वेक्टर आर था और टी टाइम में वो यहाँ पे थी। ठीक है जी, और फ़र्ज़ किया कि जो एंगल उसका बन रहा था इस पॉइंट के ऊपर वो थीटा था। ठीक है, तो कुछ टाइम के बाद स्टूडेंट उसमें चेंज आया और वो कहाँ पे चला गया, आर प्लस उसका रेडियस वेक्टर बन गया आर प्लस डेल्टा आर। जो एंगल में चेंजिंग आई वो फ़र्ज़ किया डेल्टा थीटा चेंजिंग आई। ठीक है जी, और इसका जो पॉइंट था यहाँ पे पी था, यहाँ पे जाके उसका पॉइंट जो था वो क्यू हो गया। ठीक है जी, तो आइए इसकी थोड़ी सी स्टेटमेंट जो है वो यानी कि लिखते हैं। स्टेटमेंट का मतलब यानी कि कुछ थ्योरी इसकी बनेगी वो लिखते हैं। लेट अ पार्टिकल मूविंग अंडर सेंट्रल फोर्स
with center at origin O, with center at origin O, इस पॉइंट को हम O का नाम दे लेते हैं। और फ़र्ज़ किया कि यहाँ पे पहले इनिशियली जो पार्टिकल था वो यहाँ पे था, कुछ टाइम के बाद वो यहाँ पे चला गया और यहाँ पे स्टूडेंट उसका पोजीशन वेक्टर जो था वो आर था, एंगल जो वो एक्स एक्सिस के साथ बना रहा था वो थीटा था। कुछ टाइम के बाद उस एंगल में चेंजिंग आई, वो डेल्टा थीटा हो गया और पोजीशन वेक्टर में जो चेंजिंग आएगी वो उसको हम क्या कह लेंगे, आर प्लस डेल्टा आर। तो ये स्टूडेंट मैं आगे लिखने लगा हूँ, लेट पार्टिकल बी एट पॉइंट ओ, let particle be at point P with position vector r, position vector r at टाइम t। और कुछ टाइम के बाद स्टूडेंट्स आफ्टर टाइम t प्लस डेल्टा t द पार्टिकल रीचेज एट q, द पार्टिकल रीचेज एट q और Q की पॉइंट के ऊपर उसका जो पोजीशन वेक्टर था वो क्या बन गया, आर प्लस डेल्टा आर विद पोजीशन वेक्टर आर प्लस डेल्टा आर। और इफ डेल्टा ए इज एरिया ऑफ सेक्टर ओ पी क्यू, तो फिर हमारे पास स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे कि फ़र्ज़ किया कि जो हमारे पास स्टूडेंट पी ओ पी का जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या है, वो हमारे पास बन रहा है आर, ठीक है जी। ओ पी का पोजीशन वेक्टर क्या बन रहा है, आर बन रहा है, ठीक है जी। ओ क्यू का स्टूडेंट जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या बन रहा है, आर प्लस डेल्टा आर। और ओ पी क्यू के ऊपर स्टूडेंट जो हमारे पास एंगल है वो डेल्टा थीटा एंगल बन रहा है, ठीक है जी। तो हम क्या कहेंगे कि जो डेल्टा, इनको स्टूडेंट यहाँ पे ज़रा एक दफ़ा लिख लेते हैं कि ओ पी जो है, इनके ओ पी हमारे पास क्या पोजीशन वेक्टर देता है, आर। ओ क्यू जो है वो पोजीशन वेक्टर उस पर क्या बन रहा है, आर प्लस डेल्टा आर। और ओ पी क्यू के ऊपर जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है डेल्टा थीटा। तो स्टूडेंट हमारे पास जो डेल्टा ए हो जाएगा वो क्या आ जाएगा, 1/2। तो इंटू स्टूडेंट हमारे पास जो सेक्टर का एरिया है उसका मतलब ये है कि बोथ एडजेसेंट साइड्स जो हैं उनका हम आपस में क्रॉस प्रोडक्ट लेके उनकी मैग्नीट्यूड ले लेंगे। तो जो एडजेसेंट साइड्स हैं वो क्या हैं, वो ओ पी और ओ क्यू आ रही हैं। तो ओ पी वेक्टर क्रॉस ओ क्यू वेक्टर, ठीक है जी। और ओ पी का पोजीशन वेक्टर स्टूडेंट हमारे पास क्या आ रहा है, ओ पी का पोजीशन वेक्टर आ रहा है आर, ठीक है जी। ओ पी का जो पोजीशन वेक्टर है वो आर है। और स्टूडेंट्स हमारे पास ओ क्यू का पोजीशन वेक्टर है वो आ रहा है आर प्लस डेल्टा आर, ठीक है जी। तो इसी के साथ स्टूडेंट अगर हम देखें तो आर क्रॉस आर, यानी कि इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा लेंगे, आर क्रॉस आर आ जाएगा ये, और ये इधर भी मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा आर क्रॉस डेल्टा आर। अब स्टूडेंट जब भी दो वेक्टर्स का आपस में क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाता है तो वो ज़ीरो के इक्वल होता है, यानी कि ए क्रॉस ए जब होता है तो वो क्या होता है, ज़ीरो के इक्वल।
आर क्रॉस आर क्या आ जाएगा, आर क्रॉस आर जो होगा वो भी ज़ीरो के इक्वल आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 1/2 ज़ीरो प्लस आर क्रॉस डेल्टा आर। ठीक है जी, तो ये स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा 1/2 इंटू आर क्रॉस डेल्टा आर। ठीक है जी, और इधर क्या चल रहा है, डेल्टा ए चल रहा है। ठीक है जी, तो स्टूडेंट अब अगर मैं दोनों साइडों पे डेल्टा आर के साथ डिवाइड या डेल्टा टी के साथ इनफैक्ट डिवाइड करवा लूँ दोनों साइडों पे, अगर डिवाइड करवा लिया जाए, डिवाइड बोथ साइड्स बाय डेल्टा टी, तो दोनों साइडों पे अगर हम डेल्टा टी के साथ डिवाइड करवाएं तो ये क्या आ जाएगा, डेल्टा ए ओवर डेल्टा टी इज इक्वल टू स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 1/2 आर क्रॉस डेल्टा आर के नीचे आ जाएगा डेल्टा टी। ठीक है जी, तो स्टूडेंट इसको नेक्स्ट पेज के ऊपर लिखते हैं और फिर लिमिट लेते हैं इसकी। तो जी हाँ स्टूडेंट्स ये आ जाएगा डेल्टा ए ओवर डेल्टा टी इज इक्वल टू 1/2 आर क्रॉस डेल्टा आर ओवर डेल्टा टी। ठीक है जी, तो अब लिमिट ले लेते हैं दोनों साइडों में, लिमिट टेकिंग लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेज टू ज़ीरो ऑन बोथ साइड्स। तो स्टूडेंट्स ये क्या आ जाएगा, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेज टू ज़ीरो करेंगे तो ये आ जाएगा डेल्टा ए ओवर डेल्टा टी इज़ इक्वल टू, इधर भी लिमिट लेंगे स्टूडेंट्स तो यहाँ पे तो ये सारी चीज़ों के ऊपर फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे जो लिमिट है वो क्या आ जाएगी, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेज टू ज़ीरो डेल्टा आर ओवर डेल्टा टी। तो ये स्टूडेंट इसके ऊपर लिमिट लेंगे तो ये आ जाएगा डी ए ओवर डी टी। ठीक है जी, और इधर आ जाएगा 1/2 आर क्रॉस डेल्टा आर ओवर डेल्टा टी। स्टूडेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, याद रखें ये डी आर ओवर डी टी बनता है और डी आर ओवर डी टी को हम 7th चैप्टर में स्टडी करके आ चुके हैं कि वो क्या होता है, वी वेक्टर के इक्वल होता है। तो ये आ जाएगा आर क्रॉस वी। तो स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि जो आर क्रॉस वी होता है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, एच वेक्टर के इक्वल होता है, और एस आर वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर ये किसके इक्वल होता है, एच वेक्टर के इक्वल। तो ये आ जाएगा डी ए ओवर डी टी इज इक्वल टू 1/2 इंटू ये वाला वेक्टर क्या आ जाएगा, एच वेक्टर आ जाएगा, और एच वेक्टर की मैग्नीट्यूड लेंगे, किसी भी वेक्टर की मैग्नीट्यूड लेंगे तो स्टूडेंट हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी आ जाएगी जो कि एच के इक्वल होगी। और अब क्योंकि यहाँ पे जो एच है वो भी कांस्टेंट है, ठीक है, तो 1/2 है वो भी कांस्टेंट है, तो स्टूडेंट हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। तो इसको लिख लेते हैं, सिंस एच इज कांस्टेंट सो डेल्टा ए ओवर डेल्टा टी इज़ आल्सो कांस्टेंट। क्योंकि एच कांस्टेंट है तो यहाँ पे सारी टर्म्स क्या हैं, कांस्टेंट, तो डेल्टा डी ओवर डी टी जो है ये भी क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा, इज़ आल्सो कांस्टेंट। ठीक है जी, तो इसका मतलब क्या है कि स्टूडेंट हमारे पास जो एरिया स्वीप्स आउट बाय रेडियस फैक्टर पर यूनिट टाइम रिमेन्स कांस्टेंट। दिस मीन्स के द एरिया sweeps out by radius vector per unit time remains constant। अब स्टूडेंट हमारे पास एक लास्ट थर्ड केपलर्स लॉ है, बिल्कुल एक छोटा सा लॉ है केपलर का, उसको
स्टडी करेंगे अब हम। तो उसमें हमारे पास स्टूडेंट क्या है, थर्ड केपलर्स लॉ जो है, उसमें स्टूडेंट हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे लिख लेंगे जी केपलर्स थर्ड लॉ। तो स्टूडेंट हमारे पास इसका क्वेश्चन जो है वो आता होता है स्टेट एंड प्रूफ केपलर्स थर्ड लॉ। ठीक है जी। और आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसकी स्टेटमेंट भी वो आपको दे सकता है। तो स्टेटमेंट स्टूडेंट हमारे पास इसकी क्या है, जी हाँ, तो सबसे पहले स्टूडेंट इसकी हम स्टेटमेंट लिखेंगे। और स्टेटमेंट हमारे पास ये है, स्केल ऑफ द टाइम पीरियड फॉर डिस्क्राइबिंग, स्केल ऑफ द टाइम पीरियड for describing the whole orbit is proportional to the cube of major axis of this orbit। जी हाँ, तो स्टूडेंट ये हमारे पास इस थ्योरम की स्टेटमेंट है, यानी कि केपलर्स के तीसरे लॉ की स्टेटमेंट है। आइए इसको अब हम प्रूफ करते हैं। स्टेटमेंट को समझते हैं पहले। तो स्केल ऑफ टाइम पीरियड, यानी कि टाइम पीरियड का अगर हम स्केल लें फॉर डिस्क्राइबिंग द होल ऑर्बिट को डिस्क्राइब करने के लिए, तो जो इस प्रोपोर्शनल, और ये प्रोपोर्शनल होगा टू द क्यूब ऑफ मेजर एक्सिस। तो जो मेजर एक्सिस होगा एलिप्स का, उसके क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये होगा। तो फर्ज किया स्टूडेंट, ये हमारे पास एक ऑर्बिट है, यहाँ पे फर्ज किया इसका सेंटर है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास जो होगा ये माइनर एक्सिस होगा, ये सेमी माइनर, ये भी सेमी माइनर, और ये जो होगा ये हमारे पास पूरे का पूरा जो होगा ये मेजर एक्सिस होगा। इतना सेमी मेजर और ये भी सेमी मेजर, ये जो पूरा होगा ये मेजर एक्सिस होगा। तो ये जो मेजर एक्सिस है ना, इसके यानी कि ये क्यूब के प्रोपोर्शनल होगा जो टाइम पीरियड है। ठीक है जी। तो ये स्टूडेंट हमने इसमें प्रूव करना है, बिल्कुल आसान सा और छोटा सा ये प्रूव है। तो स्टूडेंट हम लिखेंगे यहाँ पे कि लेट टाइम पीरियड ऑफ प्लैनेट, let is the time period of planet, let capital T is equal to time period of planet, और ए हमारे पास क्या है स्टूडेंट, ए जो है ये ए और बी जो है वो सेमी एक्सिस हैं। ठीक है जी। ए फर्ज कर लिया, ए जो है वो सेमी मेजर एक्सिस है, ऑफ ऑर्बिट। और स्टूडेंट जो बी है ये सेमी माइनर एक्सिस है। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स हमने प्रूव क्या करना है यहाँ पे, वी हैव
टू शो डैट, जी हाँ, तो स्टूडेंट जो टाइम पीरियड का स्केयर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, सेमी मेजर एक्सिस जो है इसके क्यूब के, यानी कि सेमी अगर ये है तो इसको कह लेंगे 2a का क्यूब। स्टूडेंट हमने ये प्रूव करना है, 2a का क्यूब हमने प्रूव करना है। ठीक है जी, तो आइए ज़रा इसको स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट नेक्स्ट पेज के ऊपर इसको लिखते हैं, टी स्केयर इक्वल टू 2a का क्यूब हमने प्रूव करना है। तो जी हाँ स्टूडेंट्स, हमारे पास जो एरिया ऑफ एलिप्स है, याद रखें एरिया ऑफ एलिप्स, क्योंकि जो ऑर्बिट ऑफ एलिप्टिकल शेप का है तो एरिया ऑफ एलिप्स जो है वो इक्वल होगा एरियल वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम, एरियल वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। याद रखें ये वो वाला फार्मूला है जिसमें हमने एस इज इक्वल टू वी टी यानी कि पढ़ा था। एस फर्ज कर लें कि ये डिस्टेंस है और वी वेलोसिटी और टी जो है वो टाइम है। ठीक है जी, तो एरिया ऑफ एलिप्स स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होता है, पाई ए बी के इक्वल होता है। एरिया ऑफ एलिप्स इज पाई ए बी, और एरियल वेलोसिटी हमने लास्ट टाइम प्रूव किया है पिछले थ्योरम के अंदर, अभी भी प्रूव किया है, वो क्या होती है 1/2 इंटू एच, और टी हमारे पास क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। ठीक है जी, तो स्टूडेंट यहाँ से अब ये आ जाएगा पाई ए बी इज इक्वल टू 1/2 एच टी, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये आ जाएगा 2 पाई ए बी इज इक्वल टू एच टी, इनफैक्ट टी कैपिटल लिखेंगे। ठीक है जी, तो स्टूडेंट यहाँ से अगर हम टाइम पीरियड को अकेला कर लें तो एच जो है वो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो इसको लिख लेंगे टी इज़ इक्वल टू 2 पाई ए बी ओवर एच। ठीक है जी, तो स्टूडेंट इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं, इक्वेशन नंबर स्टडी का नाम बेशक दे दें। ठीक है जी, तो स्टूडेंट अब याद होना चाहिए आपको कि हमने प्रूव भी किया है पहले लॉ के अंदर कि एल हमारे पास क्या होता है, एच स्क्वायर ओवर म्यू। ठीक है जी, और यहाँ से अगर हम एच स्क्वायर की वैल्यू निकालना चाहें तो एल के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा म्यू, तो ये आ जाएगा एच का स्क्वायर। अगर एच की वैल्यू निकालना चाहें तो स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो एच की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट एल म्यू। ठीक है जी, तो स्टूडेंट हमारे पास, और इसके अलावा एल जो है वो हमने निकाला था बी स्क्वायर ओवर ए के इक्वल। ठीक है जी, तो स्टूडेंट ये वैल्यूज़ जो हैं वो अब हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा टी इज़ इक्वल टू 2 पाई ए बी, और एच की जगह पे लिखेंगे स्क्वायर रूट एल इंटू म्यू, या म्यू एल लिख लेंगे। ठीक है जी, म्यू एल लिख लें बेशक। ठीक है जी, तो स्टूडेंट एल की जगह पे क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर ओवर ए, तो ये आ जाएगा 2 पाई ए बी ओवर स्क्वायर रूट म्यू, एल की जगह पे क्या लिखेंगे, बी स्क्वायर ओवर ए लिख लेंगे। ठीक है जी, तो स्टूडेंट आप दोनों के ऊपर अलग-अलग करके जज़र लगा लेंगे या स्क्वायर रूट लगा लेंगे, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट म्यू अलग से और स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर ओवर ए अलग से आ जाएगा। ठीक है जी, तो स्टूडेंट आप नेक्स्ट लिख लेंगे टी इज़ इक्वल टू 2 बाई ए एच ओवर स्क्वायर रूट ऑफ म्यू, और यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर ओवर स्क्वायर रूट ऑफ ए, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा टी इज़ इक्वल टू 2 पाई ए एच। सो इनफैक्ट यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास बी चल रहा था तो यहाँ पे बी आएगा। ठीक है जी, ये ऊपर बी आ रहा है। ठीक है, तो स्टूडेंट ये म्यू ऐसे ही आएगा स्क्वायर रूट ऑफ म्यू, और ये इधर आ जाएगा बी ओवर स्क्वायर रूट ऑफ ए, ये बी और ये बी स्टूडेंट कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ ए जो है इसको ऊपर लेके जाएंगे, तो स्टूडेंट ये आ जाएगा 2 पाई ओवर स्क्वायर रूट ऑफ म्यू,
ये ऊपर हमारे पास ए आ रहा है, ये भी ऊपर जाएगा तो ए की पावर लिख लेंगे 1/2, ठीक है जी। ये नीचे ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो स्क्वायर रूट ऑफ ए की जगह ए की पावर हम 1/2 लिख लेंगे, ठीक है जी। तो स्टूडेंट अब इन दोनों पावर्स को जब आपस में प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, टी इज़ इक्वल टू 2 पाई ओवर स्क्वायर रूट ऑफ म्यू इंटू ए की पावर 1 + 1/2। तो स्टूडेंट ये आ जाएगा टी इज़ इक्वल टू 2 पाई ओवर स्क्वायर रूट ऑफ म्यू, और इनको ऐड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 3/2। अब स्टूडेंट दोनों साइडों पे अगर हम स्क्वायर ले लें, ठीक है जी, अगर स्टूडेंट हम दोनों साइडों पे स्क्वायर ले लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जी हाँ स्टूडेंट, अगर हम स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा बाय टेकिंग स्क्वायर या बाय स्क्वेयरिंग, ये आ जाएगा टी स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा 4 इंटू पाई स्क्वायर ओवर ये म्यू आ जाएगा, म्यू के स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे तो म्यू आ जाएगा, और ये आ जाएगा 3/2 का स्क्वायर, तो ये कट जाएगा तो ये स्टूडेंट आ जाएगा हमारे पास टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर ओवर म्यू इंटू ए का क्यूब। अब स्टूडेंट अगर हम 2 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा लें तो क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर इक्वल टू 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 8 आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा पाई स्क्वायर ओवर 2 म्यू, और ये 4 2 टाइम 8 ए क्यूब हो जाएगा, ठीक है जी। अब 8 ए क्यूब स्टूडेंट हमारे पास किसका क्यूब बनता है 2a का, तो स्टूडेंट ये आ जाएगा टी स्क्वायर इज इक्वल टू पाई स्क्वायर ओवर 2 म्यू इंटू 2a का क्यूब। अब स्टूडेंट ये हमारे पास जो पाई स्क्वायर ओवर 2 म्यू है ये हमारे पास कांस्टेंट है, ठीक है जी। तो यहाँ पे इसको लिख लेते हैं कि एस पाई स्क्वायर ओवर 2 म्यू इज इक्वल टू कांस्टेंट, इसको फ़र्ज़ किया कि के का नाम दे देते हैं, तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा टी स्क्वायर इक्वल टू के इंटू 2a स्क्वायर ए का क्यूब, ठीक है। अब ये कांस्टेंट को फिनिश करेंगे, ख़त्म करेंगे तो ये आ जाएगा प्रोपोर्शनल, तो ये आ जाएगा 2a का होल क्यूब, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास केपलर्स थर्ड लॉ, जिसका प्रूफ जो है वो हमने कर लिया है। तो फ़िलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।